1963 में एक फिल्म आई थी बंदनी, जिसका गाना बड़ा मकबूल हुआ। इस गाने के शब्द अगर मैं आपके सामने रखूं तो इसके शब्द थे, मोरा गोरा अंग लई ले, मोहे श्याम रंग दई दे। ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो एक फिल्म बना ली है उन्होंने, दिल्ली डार्क के नाम से, और इसको कल रिलीज भी कर रहे हैं, यानी 30 मई को ये फिल्म रिलीज हो रही है। दिवाकर दास साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू। दिवाकर जी, शुरुआत की मैंने जो लाइनें पढ़ी और दिल्ली डार्क का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। सर, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहानी एक नाइजीरियन आदमी पे आधारित है जो कि दिल्ली शहर में रह रहा है, जो अपनी एमबीए कर रहा है और जो चाहता है कि उसे एक नौकरी मिल जाए और वो इंडिया में सेटल हो जाए। जो बहुत इंडियंस की कहानी होती है जब वो बाहर जाते हैं कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए और एक अच्छी देश में आप सेटल हो जाए। जी हाँ सर, और मैं तुरा तुरा बोता भी है। कुछ तो बेचा होगा आपने। New Delhi is to many Nigerians what New York is to India. I'm MBA. A mecca of opportunity. गलत काम करने आते हैं। ये आपकी आदमखोर है, अंदर फ्रिज में आदमी का मटन रखा है, आदमी का। But sometimes लेकिन इनके कहानी के थ्रू हमने जो मतलब जिस चीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है वो है हमारे सोसाइटी में जो एक काले रंग के ऊपर जो एक बायस होती है उसके बारे में हमने एक कमेंट्री करी है। तो या वो अफ्रीकन आदमी हो या मेरे जैसे एक बंगाली हो जिसका रंग भी काला ही है, ये बायस तो है हमारे सोसाइटी में। तो इसी के ऊपर ये एक कॉमेडी है, एक डार्क कॉमेडी है, और हमने ट्राई करी है कि इस दर्शक इनको देखे, एक लाइट तरीके से देखे और हंसे भी लेकिन सीखे भी। अच्छा, ये बताइए मुझे दिवाकर जी की कॉमेडी, वो भी ऐसी डार्क कॉमेडी की बात कर रहे हैं आप, आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? कब पहली बार दिमाग में आया कि इस तरह की फिल्म को बनाना है, दर्शकों के पास लेकर जाना है एक ऐसा सब्जेक्ट जो शायद अब से पहले उस लेवल पे ना बना हो या ना उसके बारे में बात की गई हो? हाँ, हमारे समाज में इस तरह की बातें तो की जाती हैं, लेकिन इसको लोगों तक पहुंचाना और इस अंदाज में पहुंचाना, कहाँ से पूरा प्रोसेस शुरू हुआ? सर, मैं हमेशा एक फिल्म मेकर बनना चाहता था और कहानियां या तो ये थिएटर या कहानियां लिखना ये मैं बचपन से ही कर रहा था। जी। जब मैं मतलब 6 या 7 में जब मैं बोर्डिंग स्कूल गया था, कलकत्ता से मैं नॉर्थ इंडिया एक बोर्डिंग स्कूल में गया था, तो मैं काफी मतलब उस टाइम पे मैं और भी थोड़ा काफी ज्यादा काला था। और उस टाइम पे क्या होता था कि मेरी काफी बुलिंग हुई थी दूसरे बच्चों से, और ये बुलिंग मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-4 साल, 5 साल चलती गई। तो उस टाइम पे क्या होता है सर, हम सब बच्चे होते हैं, लेकिन क्या होता है, और तो बच्चे होते हैं तो हम लोग उसका रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, मैंने उसको वापस कुछ बोल दिया, किसी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आपको लगता है कि उस टाइम पे सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन क्या होता है जब आप मैच्योर करते हो तो ये सारी चीजें आपके अंदर वो मतलब पकने लगती हैं, और आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं जो वो आपके अंदर भी आपकी उम्र के साथ वो कॉम्प्लेक्सेस भी बड़े होने लगते हैं। तो जब मैं कॉलेज में आया जी, और कॉलेज में मेरी 2-3 साल मैंने कॉलेज खत्म किया, उसके बाद मैं दिल्ली में काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगना था कि कुछ एक अंदर मेरे कुछ चीज है जो मेरे कॉन्फिडेंस को पूरा खत्म कर रहा है, और मेरे अंदर कुछ एक चीज है जो मैं अपने आप को एक दृष्टि से नहीं देख पा रहा हूँ, और ये फिजिकली भी और मेंटली भी मुझे अफेक्ट करने लगी थी। उसी टाइम पे दिल्ली पे कुछ और भी चीजें हो रही थी, जैसे कि कुछ अफ्रीकी स्टूडेंट्स थे, उनपे अटैक हुए थे, और एक बड़ा विचित्र सा एक कहानी था, वो है कि कुछ लोग एक ऑटो वाले को काट के खा गए कुछ अफ्रीकन लोग, तो ये आपने सुना भी होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें, जी बिल्कुल जी। तो ये सब चीजें एक साथ मेरे दिमाग में सम्मिलित होने लगे। तो एक तो मेरी जो आइडेंटिटी थी, जबकि मेरे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने या मेरे सहपाठियों ने एक टाइम पे मुझे बहुत बार जिसे एन वर्ड कहते हैं, जिसे मतलब आप नॉर्मली तो बोला नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे की बातें, हाँ, वो मुझे हर रोज सुनने को मिलती थी।
तो ये मुझे लगने लगा कि ये सेम ही चीज उन अफ्रीकन स्टूडेंट्स के साथ भी हो रहा है, सेम चीज मुझे भी बोला जाए तो क्या है हम दोनों में कि जो ये काला रंग जो है ये क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो स्लोली ये वो अंदर का कहीं बैठा हुआ जो था कि इस बात को लेकर मुझे परेशान किया जाता है, फिल्म बनाने का वही एक जरिया बना। यस। अच्छा, ट्रेलर देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी फिल्म जो है वो अफ्रीकी आशुएत को लेकर कहीं ना कहीं बेस्ड है। आप जो बात कह रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग नजर आ रही है, या फिल्म में कुछ और एलिमेंट भी हैं? फिल्म में दूसरी एलिमेंट्स भी हैं, दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं। ये दिल्ली के लाइफ को बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है इसमें, कि दिल्ली एक ऐसी शहर है जहां सबके लिए जगह है और बाहर के बहुत लोग रहते हैं। तो एक ऐसे अफ्रीकी कैरेक्टर के थ्रू से हम दूसरे कैरेक्टर्स को भी देख रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग एस्पेक्ट्स को भी देख रहे हैं जो हम नॉर्मली बड़े बॉलीवुड फिल्म्स में शायद हमने नहीं देखा हो। तो हमारी शूटिंग भी जो हुई है वो सिर्फ चांदनी चौक और इंडिया गेट पे नहीं हुई है। हमारी शूटिंग ऐसी ऐसी जगह में हुई है जैसे कि पांडव नगर, जैसे घिटोरनी, जैसे महरौली आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जो जहां हमें दिल्ली के कुछ छुपे हुए फ्लेवर्स दिखने को मिलते हैं। तो ये जो दिल्ली है ये बॉलीवुड की बनाई हुई दिल्ली नहीं है, अमूमन जो अब तक देखी जाती रही वो दिल्ली से अलग है। ये दिल्ली की बनाई हुई दिल्ली है। अच्छा, ये बताएं कि आपने काले गोरे के बारे में बात भी कर रहे हैं, फिल्म भी उसी मुद्दे पर है। हमारा जो देश है या जो हमारे देश के लोग हैं, अक्सर आप शादी विवाह की जब बातें सुनते हैं, देखते हैं, तब रंगों के नाम पर भी शादियां ब्रेक हो जाती हैं। तो क्या वो कुछ भी फ्लेवर फिल्म में देखने को मिलने वाला है? थोड़ी रेफरेंसेस तो जरूर है, थोड़ी रेफरेंसेस तो जरूर है कि एक अगर कोई शादी करना चाहे तो हमेशा पहले वो कॉलम्स में भी हमेशा आया जाता है उज्जवल श्याम वर्ण, जो हम बंगाली में उज्जवल श्याम बोर्नो जो हम बोलते हैं। तो ये फैक्टर्स तो है ही कि एक जो काला लड़का है वो मतलब वो कितना डिजायरेबल है अगर रंग को हटा दिया जाए। और सारे और सारे आप अगर हिंदी फिल्मों के गानों में भी देखो, गोरे रंग पे इतना गुमार न कर, या गोरे गोले गालों में गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, बहुत सारे। तो सब गोरी है, हर एंगल में गोरा ही है, गोरी है, कलाइयां, तमाम सारे। करेक्ट। ये काले को हमने कभी ऐसे बना के बहुत कम ही देखा है कि हमने काले रंग को कोई। ये दिवाकर सर, मुझे इरशाद कामिल की एक बात याद आ रही है, जो बड़े शायर लेखक भी हैं, बॉलीवुड के फिल्मों गीत लिखते हैं। उन्होंने एक बुक का जिक्र एक समय किया था, काली औरत का ख्वाब। उन्होंने कहा कि अगर 100-200 साल पहले काले को भी अगर सुंदर कहा गया होता तो आज ये एक अभिशाप की तरह नहीं होता। क्या उसको भी फिल्म रिप्रेजेंट करती है? हम देखिए, जैसे कि हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल कृष्ण भगवान जी जो है, कृष्ण भगवान जी को भी हम श्याम, हम उनको बोलते हैं श्याम रंग, जिनका रंग काले घने बादलों जैसा है। तो हमारे कल्चर में हमेशा काले रंग का तो रिस्पेक्ट हुआ है और था भी। शायद बीच में कॉलोनियल जो हमारा हैंगओवर है, या मतलब कॉलोनियल रूल के वजह से हमारे दिमाग में बहुत कुछ चीजें आ गई हैं जो जिस चीजों ने हमें करप्ट कर दी हो। हमारे कल्चर में तो हमेशा तो इतना तो रिस्पेक्ट तो था ही काले रंग के। जी अच्छा, दिवाकर जी बताइए जरा, क्योंकि मुद्दा थोड़ा सा गंभीर भी है, जटिल भी है, मुश्किल भी है, और जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को आपने फेस भी किया है। इन तमाम चीजों को बुनते हुए कॉमेडी के अंदाज में पेश कराना या पर्दे पर उतारना आसान था या मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, लेकिन सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे देश में बहुत अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो मुद्दा है ये हमें एक इंसानी तौर पे समझना है। ये पॉलिटिकल नहीं है, ये इंसानी एक मामला है जिसको हर आदमी अपने तौर से ही समझेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि ये एक एंटरटेनिंग जो फिल्म है उसके थ्रू से अगर हम अपने आप को देख सके, या नहीं कि ये नहीं कि आप गलत हो, आप सही हो। मैं किसी के ऊपर उंगली नजरिए के ऊपर आप खुद अपने आप पे उंगली उठाओ, मैं कोई नहीं होता हूँ आप पे। अच्छा, फिल्म का होल प्रोसेस, जो बनने का प्रोसेस था, कितना समय लगा और क्या क्या? सर अगर आप राइटिंग से लेके और कल रिलीज हो रही है उतना आप देख लो, तो लगभग 6-6.5 साल लग गए, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म है। 6-6.5 साल का वक्त लग गया। बहुत लंबा वक्त नहीं हो गया?
आजकल सर तो है। और ऐसे सर आज मैं बात कर रहा था, मैं लीड एक्टर सैमुअल से बात कर रहा था और अचानक मेरे को ये कि मैं आपसे 2020 में मिला था, आज 2025 हो गया, 5 साल चले गए इसके बीच में, मतलब इस संघर्ष में मतलब निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता। क्योंकि 6.5 साल का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ दिवाकर सर, क्या आप देख रहे हैं कि बॉलीवुड का जो चलन है वो कोई रीमेक फिल्म उठाइए, रीमेक करिए और 2-4-6 महीने में उसको बनाकर रिलीज कर दीजिए। करेक्ट। और 6.5 साल का इंतजार या इतना वक्त देना, बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे दिया आपने? बहुत ज्यादा वक्त दे दिया सर, बट मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था और ये मेरे बच्चे की तरह है, ये मेरे लिए एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसके लिए मैंने बहुत कुछ खोया है लाइफ में। परिवार का सपोर्ट रहा इसमें? परिवार का 100% सपोर्ट रहा है। परिवार का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो मैं नहीं रहता सर, फिल्म तो दूर की बात है। कुछ बताइए जरा इस परिवार के बैकग्राउंड और अपने इन सब चीजों के बारे में। सर मेरे पेरेंट्स हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं और वो चाहते थे कि उनको, मतलब मैं आज भी जब ब्रेक डाउन हो जाता हूँ और हर रोज कोई ना कोई संघर्ष तो फेस करना पड़ता है, लेकिन मैं आज भी जब ब्रेक डाउन हो जाता हूँ और बोलता हूँ कि मेरे से और नहीं हो पा रहा है, फिर वो बोलते हैं कि ये आप ही ने चूज किया है लाइन और हम आपके साथ हैं। आप ये मत देखो कि आपको आज ये सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको ये देखो कि ये आपको करना है, ये ही आपका टैलेंट है, यही आपको करना था। अच्छा, इतना मोटिवेशन मिलता है घर परिवार से? बहुत मोटिवेशन मिलता है सर, और सबसे ज्यादा ये बोलते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को सही करो, आप अभी पैसे के पीछे मत भागो, आप अपनी पूरी जी जान आप अपने आर्ट पे लगा दो। अच्छा, प्रेरणा के लिए अगर देखा जाए तो क्या है प्रेरणा स्रोत आपका? क्योंकि ऐसे जटिल मुद्दे के ऊपर फिल्म के जरिए लोगों को कम्युनिकेट करना, कहाँ से आती है प्रेरणा? सर प्रेरणा एक ऐसी चीज होती है ना, मुझे लगता है कि प्रेरणा या कला के प्रति एक जो लगाव होता है लोगों को और एक कहानी किसी को सुनाने की जो इच्छा होती है, वो एक बहुत, मतलब किसको बोलते हैं, ऊंची किस्म की एक कनेक्शन है, एक पावर है। ये मैंने नहीं लिखा है, ये कहीं और से आता है और जिस आदमी को ये चुनता है उसी के थ्रू आता है। तो प्रेरणा या तो वो एक कविता भी हो सकती है, वो एक फिल्म हो सकती है, वो एक पेंटिंग हो सकती है, वो आपकी एक इंस्पायर्ड, आप एक रिपोर्टाज कर रहे हो किसी चीज के बारे में और आपके जो अंदर जो पैशन है, जो जुनून है, वो चीज बाहर से आती है सर। वो आप इस तरह से नहीं, वो आप क्रिएट नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट पे आप बना नहीं सकते। अच्छा दिवाकर सर, आपका अगर मैं फिल्म का जो लगाव है या जो आपने एक तरीके से चाहा कि मैं फिल्म के जरिए अपनी बात को कहूं, तो किसी को आपने असिस्ट भी किया है या किसी के साथ आपने रहकर काम भी सीखा है या इंडिविजुअल जर्नी आपकी चलती चली जा रही है? सर मैं एडवर्टाइजिंग में काम करता था और वापस मैं फिर दिल्ली में काम करता था, मैं थिएटर करता था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में थिएटर करता था, उसके बाद भी बाहर भी मैं थिएटर करता था। फिर मैं कुछ सालों के लिए अमेरिका चला गया, उधर भी मैं एडवर्टाइजिंग में काम कर रहा था। फिर छोड़ के मैं इधर आ गया, दिल्ली ही वापस आया और मैंने डिसाइड करी कि दिल्ली में ही मैं फिल्में बनाऊंगा और मैंने छोटे मोटे प्रोजेक्ट के साथ शुरू किए। दूसरे जैसे कि बाहर के क्रूज आते थे, मैं उनको प्रोडक्शन में हेल्प करता था, उनकी प्लानिंग में हेल्प करता था। फिर छोटा मोटा प्रोजेक्ट्स उठाना शुरू किया, तो ऐसे ही सीखा है सर, ऑन द जॉब ही सीखा है। ऑन द जॉब ही सीखा है। दिवाकर साहब, हम प्रोग्राम के बिल्कुल अंतिम उसमें चल रहे हैं, जरा बताइए कि अब दिवाकर सर का इसके बाद क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं या किन किन चीजों पर काम अभी चल रहा है? सर मेरा जो फेवरेट जो जॉनरा है वो है सैटायर जी, व्यंग बोलते हैं शायद, तो वही मेरा फेवरेट जॉनरा है और ये व्यंग के अंदर ही मैं अलग अलग चीजों को मैं देखना चाहता हूँ व्यंग के नजरिए से। कोई प्लान है ऐसा अभी? हाँ, मेरी दूसरी स्क्रीन प्ले है जो खत्म हो रही है और मैं कुछ लोगों के साथ उसके बारे में बात कर रहा हूँ और दिल्ली डाक भी मतलब अलग अलग देशों में ले जाने के लिए बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। और दिवाकर सर, ये भी बताइए कि अभी तक फिल्म को बहुत सारी जगह अवार्ड भी मिल चुके हैं, बहुत सारी जगह स्क्रीनिंग भी हो चुकी है, क्या है ये प्रोसेस पूरा? सर मैं जब शुरू किया था, मुझे ये सिस्टम पता नहीं था कि कैसे कहाँ से कहाँ पहुंचना है, तो मैंने एनएफडीसी में अप्लाई किया था। तो एनएफडीसी का एक वर्क इन प्रोग्रेस लैब होता है जहां वो 4-5 फिल्में चुनते हैं, सिलेक्ट करते हैं हर साल जी। तो वो रफ कट के स्टेज में चुनते हैं, तो वहां मैंने अप्लाई किया था। उधर से मुझे
दुनिया भर के फिल्म मेकर्स, एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनसे कनेक्ट हुआ। तो और उधर से मुझे फिल्म फेस्टिवल सर्किट का सिस्टम पता चला। उसके बाद हम लोग बॉम्बे गए। बॉम्बे फिल्म फेस्टिवल के लिए हमने मामी में हमने अप्लाई किया। उसके बाद मामी के बाद हम यूरोप गए। फिर उधर से हमें थोड़ा बहुत सिस्टम समझने समझने में आया। उसके बाद फिर आपने फिल्में अलग अलग जगह पर दिखाई, अलग अलग। कैसा रिस्पॉन्स रहा लोगों का? सर बहुत ही मतलब नए टाइप का रिस्पॉन्स है, क्योंकि हमने ऐसे जगहों में दिखाए हैं जहां शायद कभी इंडियन फिल्म कभी दिखाई नहीं गई है। क्योंकि हमने काफी सारे अफ्रीकन फिल्म फेस्टिवल्स को क्लोज किए हैं, जैसे कि लिंकन सेंटर न्यूयॉर्क में हमने क्लोज किया है। वो न्यूयॉर्क अफ्रीकन फेस्टिवल है, जो कि मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट अफ्रीकन फिल्म फेस्टिवल्स हैं दुनिया की। तो हम एक लौते इंडियन फिल्म थे और हमने उस फेस्टिवल को क्लोज किया। तो उधर जो लोग मतलब इस चीज के बारे में उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, क्योंकि हमेशा अमेरिका में अगर आप फिल्मों में देखो तो हमेशा रेसिज्म का जो डिस्कशन होता है वो एक गोरे आदमी और काले आदमी, मतलब एक व्हाइट अमेरिकन और एक अफ्रीकन अमेरिकन के। कभी इंडियन और अफ्रीकन लोग क्या समझते हैं इस चीज के? क्या ये माना जाए कि दिवाकर जी की इंडियन फिल्म और अफ्रीकन फिल्म के लिए एक ब्रिज का काम करने का दिल डाक करेगी? 100% सर। और ये हमारी जो अभी इच्छा है कि इस ब्रिज के ऊपर और भी फिल्में बने। तो काफी सारे लोग हैं जो इसी फिल्म को लेके आगे जाना चाहते हैं, अलग अलग मार्केट्स में उसको फैलाना चाहते हैं। और कुछ लोग और भी नॉलीवुड बॉलीवुड के कोलैबोरेशंस को लेके फिल्में बनाना चाहते हैं। अच्छा दिवाकर जी, जरा दर्शकों से अपील कर दीजिए, फिल्म के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या समझाना चाहेंगे, क्यों आपकी फिल्म उनको देखना चाहिए? आप जरा दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। ये फिल्म कल 30 तारीख को भारत के अलग अलग शहरों में रिलीज हो रही है। ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म है। हमारे पास कोई OTT प्लेटफॉर्म का अभी तक कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग जा रहे हैं। हम लोग आप ही के सपोर्ट पे हम लोग जा रहे हैं। ट्रेलर हमारा काफी वायरल हो चुका है। आप लोग YouTube में जाके देख सकते हैं ट्रेलर को। और हमें यकीन है कि ये ऐसा फिल्म है जो बहुत ही हटके है, जो कि नॉर्मल बॉलीवुड सिस्टम में नहीं बन सकती है। और ये एक आपको बहुत ही एक फन एक्सपीरियंस देगा थिएटर में। जी बिल्कुल, दिवाकर जी से हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की, क्योंकि फिल्म का जो टॉपिक है वो अब की जो मसाला फिल्में हैं, कमर्शियल फिल्में हैं, उनसे एकदम जुदा है। और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही है उसका मजा लेने के लिए आपको थिएटर में जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट पे बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं, दिलेरी कर पाते हैं लोगों को इस तरह की बात को समझाने के लिए। तो दिवाकर सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत सारी बधाई और आपको बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच के लिए। थैंक यू इस सो मच। तरह की फिल्में और बनाते रहिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हम ऐसे मुद्दों पे लगातार आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल